हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन। क्या नाम है? ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है? सबसे पहली बात, ग्रेविटेशन होता क्या है? ठीक है, तो आप मान लीजिए एक मार्कर है, ओके। जब मैं इसे फेंक रही हूँ नीचे, तो ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? बिकॉज ग्रेविटेशन पुल है, मतलब खींच रहा है ना, अर्थ जो है वो खींच रही है, राइट। तो वही चीज है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है हर दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी कुछ फोर्स के साथ। ऑब्वियस, अब कुछ चीज नीचे जा रही है, अब मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, अब मुझे कुछ फोर्स है जो खींच रहा है नीचे, बिल्कुल। तो क्या है? विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है ना, मासेस के प्रोडक्ट से, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इधर स्क्वायर आएगा, जस्ट वेट। हाँ जी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, स्क्वायर टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। हाँ जी, अब ये क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनो। हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स के साथ, बिल्कुल, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये क्या चीज़ है? अब ये एक मास है, मान लीजिए, ठीक है। अब ये वाली जो बॉडी वो इसे इस तरफ खींच रही है, ओके, एंड ये जो m2 मास है, ठीक है ना, ये m1 इस तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये दो मासेस है और इन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप इसे नोट कर लीजिए, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन, फॉर्मूला जो हमें करना है, ओके। ये तो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन देखा ना हमने, हम खुद डिराइव करेंगे फॉर्मूला अपना, ओके। आप नोट कर लो पहले से, ठीक है, नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो होता है हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, राइट, पूरे यूनिवर्स में, ओके। और क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट मासेस के, यही देखा था। और क्या देखा था हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। पहली स्टेटमेंट क्या थी? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यही देखा था हमने। तो फोर्स देखिए क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट को हम ले लिए कैपिटल एम और एक ले लो स्मॉल एम, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं हम। ये ले लिया हमने कैपिटल एम एंड ये ले लिया स्मॉल एम। ये चीज क्लियर होगी हमें। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज होती है? इसका मतलब होता है कि अगर फोर्स बढ़ रहा है, अगर फोर्स बढ़ रहा है तो मासेस भी बढ़ रहे हैं, और आप ये भी कह सकते हो अगर मासेस घट रहे हैं तो फोर्स भी घट रहा है। ये चीज समझ आ गई? पहली क्या लाइन थी? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये चीज समझ आ गई। अब अगली लाइन आपने पढ़ी होगी, उन्होंने क्या लिखा था? एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। अब फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर वाले, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? तो बताओ, ये m1 और m2 ये दो मासेस हैं, ये डिस्टेंस है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। अब क्या होगा, जब ये फोर्स एंड फोर्स सेम होगा, अब ध्यान से सुनना, जब ये दोनों चीजें सेम है तो हम इन्हें इक्वल कर सकते हैं, बिकॉज ये देखो, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो मैं इन दोनों की इक्वल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो कर लेते हैं। ये मैंने लिखा कैपिटल एम, ये लिखा स्मॉल एम, ठीक है, ओके। और यहाँ पहले फोर्स लिखते हैं हम, ये देखो फोर्स, ठीक है, ऐसे लिखा, कैपिटल एम लिखा मैंने, ये लिखा स्मॉल एम एंड डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा। अब हम कोई भी फॉर्मूला करते हैं, इक्वल टू में लगा के करते हैं ना, तो इक्वल टू लगा दें। अब जैसे ही मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाऊंगी, जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगी, एक कांस्टेंट लगेगा। समझ आ रही है? क्या लगेगा? एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सेम रहना, ठीक है, सेम। तो अब इसको जैसे ही मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगी तो यहाँ लगेगा k, मतलब k कोई कांस्टेंट लगेगा जिसका नाम है g। g क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
अब ये हमने लिखा पहला मास, ये लिखा दूसरा मास एंड हमारा डिस्टेंस का स्क्वायर, यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them। अभी inversely proportional क्या होता है भाई, देखिए इसका inversely का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये चीज़ तो हमें पता है ना, inversely का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर फोर्स बढ़ेगा डिस्टेंस घटेगा, समझ रहे हो, उल्टा हिसाब होगा। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घट रहा है। यही चीज़ लिख देते हैं, अगर फोर्स बढ़ रहा है डिस्टेंस घटेगा। और हम ये भी कह सकते हैं अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा। ये चीज़ समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चीज़ समझ आ गई, मैं कुछ खुद से नहीं बोल रही, ये बुक में बताया गया है, ठीक है। डेफिनेशन है हमारे ग्रेविटेशनल लॉ की। फिर फोर्स हमें सेम नजर आए, हमने इन्हें क्या किया, इक्वेट कर लिया। जैसे इक्वेट किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू में लिखा, एंड जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया एक कांस्टेंट लगता है, हमें पता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या है, हमारे दो मासेस हैं, ये चीज़ तो क्लियर होगी ना। और ये डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? हाँ, समझ आ रही है? अब आप इसे नोट करो, ठीक है, कैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया, कैसे हमने बनाया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसकी वैल्यू बताऊंगी, जी की वैल्यू क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, आप नोट कर लो, ओके, नोट कर लो फटाफट से। इससे पहले हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था फॉर्मूला कैसे बनाते हैं फोर्स का। हमने क्या देखा था, दोबारा देख लीजिए। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर एक जी कांस्टेंट लगाया था कि नहीं लगाया था, जल्दी बताओ। बिल्कुल लगाया था, है ना। अब ये जी क्या होता है हमारे पास, मैं इधर लिखती हूँ, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जी क्या होता है हमारे पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट है, इसकी कुछ वैल्यू भी फिक्स होगी, ठीक है, तो वो देख लीजिए। जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 6.67 10⁻⁻11 होता है। ये चीज़ समझ आ गई, वेरी गुड, इसे नोट कर लो पहले। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब मैं एक काम कर सकती हूँ, मुझे जी की वैल्यू निकालनी है तो मैं डिस्टेंस को इधर भेज दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो जैसे ये मैं जी की वैल्यू निकाल लूँगी, ये डिस्टेंस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर, राइट। और मासेस जो है वो नीचे चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। ये आगे हमारे पास कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मासेस है, हमने डिनोट किया, अलग अलग मासेस हैं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। अब मैं क्या करूँगी, मुझे ऐसा यूनिट चाहिए किसकी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मुझे यूनिट्स निकालनी है। कैसे निकलती है, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, बिल्कुल होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन लिख दी मैंने। डिस्टेंस की यूनिट मीटर में होती है, ठीक है, बट डिस्टेंस इधर क्या है, स्क्वायर में है, तो मीटर को भी स्क्वायर होना पड़ेगा, बिल्कुल। अब मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम्स में, तो किलोग्राम में होना पड़ेगा इसे, बट इधर क्या है, दो मासेस है, राइट, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब जैसे ये ऊपर आएगा kg -2 हो जाएगा, बिल्कुल, तो हम कर देते हैं अभी kg -2। तो अब मुझे ये बताइए यूनिट निकल आई कि नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स क्या आई हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। ये चीज़ क्लियर है, आपको पता होनी चाहिए यूनिट्स क्या होती हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट? ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स निकालनी है, और फोर्स जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। दो मासेस की यूनिट्स है kg
ठीक है, kg का स्क्वायर, बट ये एक्चुअल में हमें इसे ऊपर लेकर जाना था kg-2। तो इस वैल्यू के साथ मैं इसकी यूनिट्स भी लिख सकती हूँ ना, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। बताओ कोई दिक्कत? इतना इजी है, आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। एक तो यूनिट्स भी याद होनी चाहिए, क्या पता है एमसीक्यू फॉर्म में आपसे पूछ ले वो कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से कि क्या यूनिट होती है। 6 पॉइंट, सबसे पहले यूनिट तो ये होती है ना, वैल्यू क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 प्लस आपको यूनिट्स याद होनी चाहिए, ठीक है। इसे अच्छी तरह से नोट करो, समझ समझ के, ओके। एक एक स्टेप प्रॉपरली करना है, इसे नोट कर लो पहले, फिर आगे करते हैं हम, ओके।